हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं, वो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो ये अनुच्छेद 20 के अधीन संविधान के अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। इस अनुच्छेद को इतना महत्वपूर्ण बनाया गया कि इस अनुच्छेद को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि 44वें संविधान संशोधन प्रावधान किया गया कि इसे आपात स्थिति के दौरान भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि यानी अनुच्छेद 20 के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा करने के लिए किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण ना किया हो। वह उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो वह उस अपराध के किए जाने में प्रवृत्त विधि के अधीन लगाई जा सकती है। अतः विधानमंडल को भूतलक्षी प्रभाव में दंडिक विधियां बनाने का प्रतिषेध किया गया है। भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि के विरुद्ध यह संरक्षण इसके अधीन दोष सिद्ध किए जाने के भागी व्यक्ति को उन्मुक्ति प्रदान करता है। महाराष्ट्र बनाम के आर सुब्रमण्यम दोष सिद्ध जो है किए जाने के भागी व्यक्ति को उन्मुक्ति प्रदान करता है। महाराष्ट्र बनाम सुब्रमण्यम स्वामी AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 2091 के हक निवारक निरोध के खिलाफ प्रहलाद बनाम बम्बई AIR 1952 बम्बई यानी एक मामले में, यानी जो बम्बई का जो एक मामला था उसमें किसी व्यक्ति की सुरक्षा की मांग करने के लिए AIR 1952 बम्बई एक किसी व्यक्ति सुरक्षा मांग करने के लिए बिहार राज्य बनाम शैलबाला AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 329 इस उन्मुक्ति की दावा नहीं किया जा सकता कि इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 20(1) के अधीन प्रदान किया गया संरक्षण केवल दंडिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध के मामलों में लागू होगा, किंतु यह विचारण पर लागू नहीं होगा। शिव बहादुर सिंह बनाम विंध्य प्रदेश राज्य AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 394, भारत संघ बनाम सुकमन प्यारे AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 1206, JP नायर बनाम राज्य AIR 1979 602 और ना ही किसी व्यक्ति को नागरिक दायित्व के लिए संरक्षण प्राप्त होगा। ज्वालाराम बनाम पेप्सू राज्य AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट द्वारा 146, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम AK घोष AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 255 मामला भी देखना होगा। खंड 1 में शासित शब्द का प्रयोग वास्तव में संकीर्ण अर्थ में किया गया है। इसका यह अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति जिस पर अपराध का अभियोग लगाया गया है आरोप का दोषी पाया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसे कुछ भुगतान करना होगा या उसे कुछ स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाएगा। देखिए शिवदत्त राम फतेह चंद बनाम भारत AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 1194 के मामले में, आर जोशी बनाम अजीत मिल्स 1977 4 सुप्रीम कोर्ट 1 यानी हाई कोर्ट जो मामला था वो 98 के मामले में। दोहरा जोखिम अनुच्छेद 20 के खंड 2 में दोहरे जोखिम का सिद्धांत समाविष्ट है, क्योंकि इसमें इस बात पर जोर दिया जाए किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा जाएगा। संरक्षण के प्रयोग के लिए अभियोजित और दंडित शब्दों का प्रयोग के साथ पढ़ा जाना चाहिए। वास्तव में इस सिद्धांत को विद्यमान भारतीय विधि से पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। देखिए साधारण खंड अधिनियम की धारा 26 और दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC धारा 300, किंतु खंड 2 प्रदत्त संरक्षण केवल न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकरण द्वारा किया गया दंड के संबंध में लागू होता है। यदि किसी व्यक्ति को उन कार्यवाहियों से उन्मुक्ति प्रदान नहीं की जा सकता तो न्यायालय के समक्ष नहीं है, अतः न्यायालय द्वारा अभियोजित और दोष सिद्ध सरकारी कर्मचारी को उसी अपराध के लिए विभागीय कर्मचारी के अंतर्गत भी दंडित किया जा सकता है। मोती सिंह छगन सिंह बघेला बनाम SD मेहता AIR 1966 गुजरात जो है 233 के मामले में इस प्रकार विभागीय रूप से दंडित व्यक्ति पर न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकता है। वेंकटरमन बनाम भारत AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 375 के मामले में। इसके अलावा चूंकि अनुच्छेद 20(2) का प्रावधान आपराधिक न्यायालय के समक्ष
अध्यारोपण तक सीमित है, इसलिए यह आपराधिक कार्यवाही के साथ साथ निषेधाज्ञा का पालन न करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने पर रोक नहीं लगाता, क्योंकि सिविल न्यायालय की कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही नहीं होती है। बच्चालाल बनाम लालजी AI 1976, इलाहाबाद हाई कोर्ट 393 के मामले में। स्वयं पर दोष आरोपण का प्रतिषेध, यानी तो आपराधिक विधि शास्त्र की निर्णय विधि के मानदंड के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। अभियोग पक्ष को उसका दोष सिद्ध करना होता है। दूसरे, जिस व्यक्ति पर अपराध का अभियोग लगाया गया हो उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बयान देने की जरूरत नहीं। इस सिद्धांत अनुच्छेद 20 के खंड 3 में अंतर्निहित है, जिनमें निर्धारित किया गया किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के बाद नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त व्यक्ति के इस विशेषाधिकार के 3 घटक हैं, अर्थात साक्षी होने की बाध्यता के विरुद्ध और ऐसी बाध्यता को जिसके परिणाम से उसे स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देना पड़े संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त व्यक्ति को बाध्य होकर स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण करने अर्थात ऐसा बयान देने के विरुद्ध जो मामले को अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कम से कम अपने आप में स्वयं संभव बना दे, संरक्षण प्राप्त है। इस संदर्भ में बाध्यता का अर्थ होगा विबाध्यता। बम्बई राज बनाम काठी कोलू वघोड़ AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट 1808 के मामले और 1816। नंदिनी सतपति के मामले में AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1025 के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संबंध उत्तर जो अभियुक्त को वास्तव में अपराध के लिए जोड़ने की साक्ष्य श्रृंखला में वास्तविक स्पष्ट संबंध उपस्थित करते हों, यदि अभियुक्त के मुंह में दबाव डालकर प्राप्त किए हों, अपराध में फांसने वाले बन जाते हैं। और अनुच्छेद 20 का उल्लंघन इस निर्णय के बाध्यता के क्षेत्र का विस्तार कर दिया है और कहा कि बाध्य करने का प्राप्त किया गया परिसाक्ष्य प्रत्यक्षता केवल शारीरिक भय या हिंसा द्वारा नहीं है, बल्कि मानसिक यातना, पारिस्थितिक दबाव, परिवेशी संता, थका देने वाली पूछताछ, अत्याचारी या भयोत्पादक तरीके आदि से प्राप्त किया गया परिसाक्ष्य होता है। न्यायालय ने पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उचित पालन के कुछ दिशा निर्देश भी निर्धारित किए थे, जैसे अभियुक्त को यह अवश्य बताना जाना चाहिए कि उसे उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के पहले अपने वकील को बुलाने का अधिकार है। नंदिनी सतपति बनाम PL दानी AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1025 के मामले में। किंतु अनुच्छेद 20 का खंड 3 अभियुक्त को केवल एक विशेषाधिकार से वह चाहे छोड़ सकता है या वह अपनी इच्छा से स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए तैयार हो, इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होगा। लक्ष्मीपति चौरसिया बनाम महाराष्ट्र AIR 1918, सुप्रीम कोर्ट 938 के मामले में। अभियुक्त को प्रदान की गई उन्मुख सारवान पदार्थों की अनिवार्य प्रस्तुति का नमूना, लेखन, नमूना हस्ताक्षर, अंगुलियों के निशान, शरीर के अनिवार्य प्रदर्शन या खून के नमूने देने की बाध्यता पर लागू नहीं होती। देखिए दस्तगीर बनाम मद्रास राज्य AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट 756 के मामले में। इसके अलावा कागजात प्रस्तुत करने का की बाध्यता का केवल उस स्थिति में प्रतिषेध है जब वे आरोप के संबंध में अभियुक्त की व्यक्तिगत जानकारी को उजागर करते हैं। मुंबई राज बनाम काठी कोलू AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट 1808, 1816 के मामले में। किसी अपराध के लिए अभियुक्त के परिसर की तलाशी के वारंट के तहत तलाशी और कागजात का अभिग्रहण किया जाना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं, क्योंकि तलाशी का वारंट एक पुलिस अधिकारी को जारी किया जाता है और इसकी तलाशी और अभिग्रहण संबंधी परिसर के अधिभोगी के कार्य नहीं माने जाते हैं, बल्कि वे एक अन्य व्यक्ति के कार्य होंगे जिनके सामने अभियोगी प्रस्तुत होने के लिए बाध्य होता है और इसलिए वे किसी भी स्थिति में उसके परिसाक्षी कार्य नहीं होते हैं। AP शर्मा बनाम सतीश 1954, सुप्रीम कोर्ट 300, 306 या तलाशी तथा अधिग्रहण की कार्यवाही के फलस्वरूप कोई कागजात बरामद होते हैं तो उसे अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश किया जा सकता है, क्योंकि इसे स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। VC कट्टन पिल्लई बनाम रामकृष्ण AIR 1980 और सुप्रीम कोर्ट 185 के मामले में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।